शिक्षा और दुनिया एडू अफेयर्स के साथ। एडू अफेयर्स, आपकी सफलता का विश्वसनीय साथी। जी। आज के इस विशेष गहन अध्ययन सत्र में 27 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिकोड किया जाएगा। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों से लेकर अर्थव्यवस्था के बदलते आंकड़ों, विज्ञान और भू राजनीतिक उथल-पुथल तक आज स्रोतों का एक बहुत ही विस्तृत संकलन है। और प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर जो विद्यार्थी यूपीएससी, एसएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूचनाओं के इस महासागर में गोता लगाना कभी-कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का कारण बन सकता है। सही कहा। इसलिए इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य केवल सतही तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के क्यों को समझना है। जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है तो परीक्षा में उत्तर लिखना बहुत ही सहज हो जाता है। तो इसी उद्देश्य के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जी। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से करते हैं। स्रोतों में सबसे प्रमुखता से भारत के प्रधानमंत्री की हालिया इजराइल यात्रा का जिक्र है। ये कूटनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम रहा, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, वहां संबोधित किया। बिल्कुल, नेसेट में। और इस यात्रा के दौरान संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया गया है। साथ ही 50,000 भारतीय श्रमिकों के कोटे और आईमेक तथा I2U2 जैसे गठबंधनों पर भी चर्चा हुई है। इस घटनाक्रम को अगर थोड़ा व्यापक भू राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाए तो यहाँ एक नई सामरिक धुरी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक नए हेक्सागन अलायंस का विचार प्रस्तुत किया है। हेक्सागन अलायंस मतलब 6 देशों का। जी। इस 6 कोण वाले गठबंधन के केंद्र में भारत को रखा गया है, जिसमें इजराइल के साथ ग्रीस और साइप्रस जैसे देश शामिल होंगे। कूटनीति के अध्ययनकर्ताओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि ये भारत की लुक वेस्ट नीति का एक बहुत ही आक्रामक विस्तार है। ये रणनीतिक रूप से तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन जब इस हेक्सागन अलायंस की बात आती है तो तुरंत ही चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा सुरक्षा का भी तो ख्याल आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि एक तरफ तो पश्चिमी गलियारे को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य एशिया तक पहुंच के लिए ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है। जी। क्या ये एक ही समय में 2 परस्पर विरोधी नावों पर सवारी करने जैसा नहीं है? यही तो ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। विद्यार्थियों के लिए यही वो विरोधाभास है जिसे समझना सबसे जरूरी है। स्रोतों के अनुसार पश्चिमी ब्लॉक में भारत की ये गहरी संलिप्तता ईरान के साथ संबंधों में असहजता पैदा कर सकती है। भारत को कूटनीतिक रूप से एक नाजुक संतुलन साधना होगा, क्योंकि ईरान सिर्फ तेल ही नहीं देता। जी, केवल कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, NST, उसकी सफलता भी पूरी तरह से ईरान के सहयोग पर निर्भर करती है। और संतुलन बनाने की ये चुनौती तब और विकराल हो जाती है जब मध्य पूर्व में युद्ध के हालात हो। बिल्कुल। वर्तमान में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच का तनाव एक अभूतपूर्व स्तर पर है, बहुत ज्यादा। निष्पक्ष स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन लॉन्च किया है। जी। और इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनी के निधन की भी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। परीक्षा के अर्थशास्त्र और सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस युद्ध का प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। इसका वैश्विक असर है। बिल्कुल। इसका सबसे खतरनाक असर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर पड़ रहा है। लगातार हमलों के कारण इस समुद्री मार्ग से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही में 70% की भारी गिरावट आई है। 70%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, यह वह चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल प्राप्त करता है। भारत के लिए तो ये सीधे अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर प्रहार है ना? बिल्कुल। क्योंकि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। जब शिपिंग कंपनियों को केप ऑफ गुड होप से पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ता है तो ढुलाई की लागत कई गुना बढ़ जाती है। और इसी बढ़ती लागत के कारण अर्थशास्त्र का एक खतरनाक परिदृश्य उत्पन्न होता है, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन, मतलब जहां विकास रुक जाता है। जी, अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है यानी स्टैग्नेशन, और महंगाई यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहती है। और कच्चे तेल का बिल बढ़ने से रुपए पर भी दबाव पड़ता है। इसके अलावा
खाड़ी देशों में लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय प्रवासी काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। बिल्कुल। इन भू राजनीतिक तनावों के बीच दो विशिष्ट घटनाएं सामने आई हैं जो कला, संस्कृति और भूगोल का सीधा हिस्सा बनती हैं। पहली घटना श्रीलंका के तट के पास हुई, जहां अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को डुबो दिया गया। और दूसरी घटना ईरान की राजधानी तेहरान की है, जहां हवाई हमलों से गोलिस्तान पैलेस को नुकसान पहुंचा है, जो कि एक यूनेस्को साइट है। जब ऐतिहासिक इमारतों का जिक्र आता है तो वो सीधे आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस से जुड़ जाते हैं। जी। गोलिस्तान पैलेस ईरान के काजार राजवंश की सत्ता का केंद्र रहा है। इसके भीतर जो शम्स उल इमारह है, सूर्य का भवन। हाँ, सूर्य का भवन, ये पारंपरिक फारसी और पश्चिमी यूरोपीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट संगम है। जी। वहीं दूसरी ओर जो श्रीलंका वाली घटना है, वो समुद्री कानूनों से जुड़ी है। बिल्कुल। यहाँ यूएन क्लॉज यानी समुद्र के संविधान की भूमिका आती है। यूएन क्लॉज के प्रावधानों को समझना थोड़ा तकनीकी लगता है, विशेष रूप से टेरिटोरियल सी और ईईजी के बीच का अंतर। इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यूएन क्लॉज के अनुसार आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र टेरिटोरियल सी कहलाता है। मतलब वहां देश का पूरा अधिकार होता है? जी, पूरी तरह से संप्रभु अधिकार। लेकिन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या ईईजेड कहलाता है। अच्छा। ईईजेड में तटीय देश को आर्थिक दोहन का विशेषाधिकार तो है, लेकिन वहां से अन्य देशों के जहाजों को गुजरने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ये स्वरूप मतलब बदलता ही रहता है। इसका एक और उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, कनाडा के संदर्भ में। जी, स्रोतों के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है। 2026 से शुरू होने वाले $1.9 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर मुहर लगी है और सीपा समझौते पर भी सहमति बनी है। कूटनीति के बदलते स्वरूप को समझने के लिए इसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत रोचक है। जी। 1947 में संबंध शुरू हुए। शुरुआत में कनाडा ने CIROS रिएक्टर की स्थापना में तकनीकी सहायता भी दी थी। लेकिन 1974 में जब भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा, जी, तो संबंध पूरी तरह टूट गए, क्योंकि कनाडा का आरोप था कि भारत ने CIROS रिएक्टर के प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया है। और आज दशकों बाद जब भारत परमाणु ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, तो वही कनाडा $1.9 बिलियन का यूरेनियम दे रहा है। बिल्कुल। ये स्पष्ट करता है कि कूटनीति में केवल राष्ट्रहित स्थायी होते हैं। सही कहा। खैर, अर्थव्यवस्था के खंड की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि GDP की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। जी, ये एक बड़ा बदलाव है। और नई सीरीज के आधार पर 2023-24 के लिए विकास दर 7.2% और 2024-25 के लिए 7.1% आंकी गई है। अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ के लिए ये जानना आवश्यक है कि आधार वर्ष बदलना जरूरी क्यों है। जब वृद्धि मापी जाती है तो ये देखना होता है कि वृद्धि वास्तव में उत्पादन बढ़ने से हुई है, न कि केवल महंगाई बढ़ने से। 2011-12 बहुत पुराना हो चुका था। मतलब आज 2026 की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसे वो सही से नहीं दर्शा पा रहा था। बिल्कुल। महंगाई के प्रभाव को हटाकर रियल GDP देखने के लिए ये किया गया है। इसमें फैक्टर कॉस्ट और एक्सपेंडिचर विधि का भी तो इस्तेमाल होता है ना? जी, एक्सपेंडिचर विधि को समझना आसान है। जैसे नागरिक जो खर्च कर रहे हैं, कंपनियां जो निवेश कर रही हैं और सरकार जो खर्च कर रही है, उन सबको जोड़ देना। हाँ, और फैक्टर कॉस्ट भी है, वो उत्पादन के स्तर पर केंद्रित होती है। और जैसे कृषि या विनिर्माण का प्रदर्शन कैसा रहा। अर्थव्यवस्था की ही एक और बड़ी खबर है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें। अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने करों के बंटवारे को डिकोड किया है। वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद की अहम संस्था है। इस बार 16वें वित्त आयोग ने जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, यानी केंद्र से राज्यों को मिलने वाला कुल हिस्सा, उसे 41% पर ही बरकरार रखा है। लेकिन राज्यों की वो जो पुरानी चिंता थी सेस और सरचार्ज वाली, वो तो अभी भी है ना? जी, बिल्कुल बनी हुई है। राज्यों का तर्क है कि केंद्र टैक्स के बजाय सेस और सरचार्ज ज्यादा लगा रहा है, जिससे साझा करने के लिए वो बाध्य नहीं है। इससे तो जो बंटवारे वाली कुल राशि है
वो सिकुड़ जाती है। सही कहा। और एक बड़ा बदलाव हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में हुआ है, मतलब उस 41% को राज्यों के बीच आपस में कैसे बांटा जाए। इस बार एक नया मानदंड पेश किया गया है, राज्यों की जीएसडीपी का वर्गमूल या स्क्वायर रूट। सीधे जीएसडीपी का उपयोग करने के बजाय उसका वर्गमूल निकालने के पीछे क्या तर्क है? इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए एक अमीर राज्य की जीएसडीपी 10,000 रुपए है और गरीब राज्य की केवल 100 रुपए। तो 100 गुना का अंतर हो गया। जी, अगर सीधे बंटवारा हो तो गरीब राज्य को बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तो 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाता है और 100 का वर्गमूल 10। अरे वाह, अब अंतर केवल 10 गुना रह गया। बिल्कुल, ये गणितीय उपयोग अमीर और गरीब राज्यों के बीच के भारी अंतर को संतुलित करता है। अर्थव्यवस्था के इसी विकास क्रम में भारत ने तकनीक में भी बड़ी छलांग लगाई है। गुजरात के सानंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन ने 22,516 करोड़ रुपए के निवेश से ये एटीएमपी फैसिलिटी शुरू की है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 100% आयात निर्भरता को कम करने का ये ऐतिहासिक कदम है। ये एक एटीएमपी प्लांट है। मतलब यहाँ चिप्स की टेस्टिंग और पैकेजिंग होगी। जी, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। यहाँ कच्चे चिप्स को तैयार किया जाएगा। और व्यापारिक संधियों की बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ ने एफटीए के तहत एक दूसरे को 5 वर्षों के लिए एमएफएन का दर्जा दिया है। एमएफएन यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है। हाँ, शब्द तो वैसा ही लगता है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के तहत इसका अर्थ है व्यापार में भेदभाव न करना। अगर एक को छूट दी तो सबको देनी होगी। अच्छा, मतलब एक समान अवसर सुनिश्चित करना। बिल्कुल। चलिए अब विज्ञान और रक्षा की ओर बढ़ते हैं। जी, रक्षा क्षेत्र में आईएनएस अंजदीप को नौसेना में शामिल किया गया है, जिसे डॉल्फिन हंटर भी कहा जा रहा है। आईएनएस अंजदीप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। रक्षा प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से इसे स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, जीआरएसी कलकत्ता द्वारा। जी, ये उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर जमीनी सीमाओं की बात करें तो पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब लिलिल हक ने डूरंड लाइन विवाद को फिर से सतह पर ला दिया है। ये भूगोल और इतिहास का जटिल अध्याय है। डूरंड लाइन 1893 में खींची गई थी। 2640 किलोमीटर लंबी रेखा। जी, लेकिन इसने पश्तून जनजातियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसीलिए अफगानिस्तान ने इसे कभी वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना। ये एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा है। खैर, विज्ञान की ओर देखें तो 28 फरवरी का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और रमन इफेक्ट 1930 का नोबेल पुरस्कार। जी, और इस बारी 2026 की थीम है विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। साथ ही त्रिपुरा में नीति आयोग का स्टेट इनोवेशन मिशन भी लॉन्च हुआ है। रमन इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत है। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसका रंग बदल जाता है। और नीति आयोग का ये जो सिम है, ये R&D को केवल महानगरों तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर ले जाने की पहल है। लेकिन इन सब सकारात्मक बातों के बीच एक रिपोर्ट ने बहुत चौंकाया है, ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वास्तव में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, विकसित देशों के युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब है, जबकि अफ्रीकी देश बेहतर कर रहे हैं। भारत में 18 से 24 वर्ष के युवा 60वें स्थान पर हैं, जबकि 55 से अधिक उम्र वाले 49वें स्थान पर। इसके पीछे 4 मुख्य कारणों का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। वो 4 कारण क्या है? पहला, पारिवारिक बंधनों का कमजोर होना। दूसरा, आध्यात्मिकता की कमी। तीसरा, कम उम्र में स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग। और चौथा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता सेवन। ये सब मिलकर भावनात्मक सहन शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। ये वास्तव में गहरा विश्लेषण था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से लेकर साणंद के सेमीकंडक्टर तक आज के इस अध्ययन ने कई बिंदुओं को जोड़ा है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि दुनिया की कोई घटना अलग थलग नहीं होती। बिल्कुल। विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वे इसी तरह चीजों को जोड़कर देखें, कनेक्ट द डॉट्स की तरह। बिल्कुल। इस सत्र को समेटते हुए अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से चिंतन किया जाना चाहिए। जी, एक तरफ हम सेमीकंडक्टर, एआई और ग्लोबल कॉरिडोर के जरिए एक
अति आधुनिक विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी तकनीक और भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण हमारी युवा पीढ़ी का मानसिक स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। जरा सोचिए, भविष्य के जिन युवाओं के कंधों पर इस विकसित भारत की जिम्मेदारी है, क्या उनका मन इस भार को उठाने के लिए तैयार है? विकास की असली कीमत आखिर क्या है? यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। सीखते रहें और अपनी सफलता की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहें। अगले सत्र में फिर एक नए विश्लेषण के साथ मुलाकात होगी।